कल की क्लास में हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन के बाद उत्क्षिप्त व्यंजन कर लिए थे। शायद हमने व्यंजन के जो प्रकार हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमको वर्णों का वर्गीकरण करना है ना। चलो, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्णों का वर्गीकरण लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें व्यंजन नहीं होंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी से फटाफट से लिखिए, एक लाइन लिखनी है आपको। या पहले ये समझ लीजिए कि जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण की, तो जिस तरह से हमने स्वर के लिए आधार बनाया था, ऐसे ही हम व्यंजन के लिए भी कुछ चीज़ों को आधार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व जो शब्द है ये बना है घोष से। घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है वाद्य यंत्रों का बजना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसमें हिंदी में कि हिंदी में घोष का क्या अर्थ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा स्वर यंत्र है उस स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। कंपन में ये आधा न और लगा लेना इसके साथ, यानी स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा स्वर यंत्र यानी जो हमारा ये श्वसन तंत्र है जिसे हम बोलते हैं, इस श्वसन तंत्र में कितना कंपन होता है, कितना कंपन नहीं होता है, इस आधार पे हमने वर्णों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, देखो इसे याद रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अघोष और सघोष, भले ही आपके सामने परिभाषा अभी नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसके बारे में जान सकते हैं। कैसे? ये घोष और ये घोष। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। ठीक है, और इसके आगे लगा है अ का अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और स का अर्थ लगता है साथ। तो हमें इसी से पता चल जाता है, यानी घोष यानी स्वर तंत्र में कंपन। अगर कंपन किसी के उच्चारण में नहीं होता है तो वो अघोष कहलाएंगे, और अगर कंपन किसी के उच्चारण में होता है तो वो सघोष कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। लेकिन चलिए इनके बारे में एक लाइन लिखिए आप। एक एक लाइन लिखिए। यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है अघोष के सामने। ठीक है, अघोष व्यंजन के सामने एक लाइन लिखिए। लिखिए इसमें जिनके उच्चारण, सॉरी इसमें लिखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र या स्वर यंत्र एक ही बात है। ठीक है, स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। पूर्ण विराम लगा के कहते हैं और जैसे में लिखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों श लिखिए। देखिए पहले आप ना अपना नोट्स पूरा कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसे याद कराती हूँ। 2 सेकंड में याद कर लेंगे हम, पहले हम अपना नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अघोष व्यंजन में हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और इसके उदाहरण में हमने लिखा हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों श। ठीक है, ये लिखा। चलिए अब इसके आगे सघोष के आगे लिख लीजिए एक लाइन। सघोष को पहले इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सघोष में लिखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में
कंपन उत्पन्न होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखना। इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। देखो ध्यान रखिए, कई बार हमारी परीक्षा में सघोष को घोष व्यंजन के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सघोष और घोष, इन दोनों का मतलब है कि जब जिन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे और उनमें कंपन उत्पन्न होगा तो उन्हें हम सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहेंगे। इसमें भी उदाहरण में लिखिए। इसमें उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ह। ठीक है, सघोष व्यंजन में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ह, ये सघोष के अंदर होगा। अब देखो, हमने ये पहले लिख लिया, पहले हमने नोट्स बनाया। अब हमारे दिमाग में ना एक चीज आ रही होगी कि आप में से बहुत सारे छात्रों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन कहाँ खोजेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ खोजेंगे, ये क्या है। ठीक है, तो चलो पहले इसको समझते हैं हम अच्छी तरह से। जैसे मान लो आपको स्पर्श व्यंजन तो याद है, ठीक है, या हम बात करें परंपरागत व्यंजन की, तो ये क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। इन सब के नीचे हम हल लगाते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, आपको पता ही है। य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तालु श, मूर्धा श, दंत स और ह। ठीक है, अब देखो, अगर आप इनका वर्गीकरण करोगे तो आपको पता है कि ये हमारे इस तरह से क्या है। ये है हमारा क वर्ग, ये है च वर्ग, ये है ट वर्ग, ये है त वर्ग, ये है प वर्ग। ठीक है, यहाँ तक। और आपको ये पता है इसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन, और इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इतना हमें याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कहलाएगा प्रथम वर्ण। एक लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये होगा हमारा तृतीय वर्ण। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये होगा हमारा पंचम वर्ण। अब मैंने बीच बीच में इसलिए दिया है ताकि ना आपको ये पता चले। हम इसकी बात करेंगे इन पांचों की तो ये होगा द्वितीय, और हम इनकी बात करेंगे तो ये होगा चतुर्थ। तो आपको ये पता है कि यानी जो हमारे स्पर्श व्यंजन है इसमें क्या है कि ये हमारा पहला वर्ण, ये
दूसरा वर्ण अपने अपने वर्ग का, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो अब आपको यहाँ पे बात समझनी है कि जब आपने अघोष व्यंजन की बात करी, किसकी? अघोष व्यंजन की, तो अघोष व्यंजन में आपसे बताया गया कि पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होगा। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा अगर हम देखें तो देखो ध्यान रखना, अब आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक भी बनानी है। आप शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए क्या, कि जहां पर ये आपका ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे अघोष, अब आपको यहाँ पे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है अघोष 1 2। अब 1 2 का मतलब क्या है? अघोष 1 2 का मतलब क्या है? आपको पता है पहला वर्ग, ठीक है, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये आपको पता चल गई। अब 1 2 और इसके बाद मान लो एक सिंपल सा भी लिख दो, या आप अगर तीनों के बारे में भी लिखना चाहो, मान लो, इससे आपको याद आ जाएगा। अगर आप तीनों भी लिखते हो यहाँ पर तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आपका एक कोड बन गया इनको याद रखने का। बात समझ गए ना? इनको याद रखने का ये कोड बन गया आपका। आप इसे ऐसे याद रखिए, अघोष 12 स, अघोष 12 स। जैसे ही स वाली बात आ जाए अपने दिमाग में ये रखना कि तीनों स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे कोड मिल जाता है और आसानी से अब आप याद कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। अब इसी तरह से जो सघोष है, सघोष के नीचे भी आप लिख लीजिए, वहां लिखिए सघोष। अब आपको पता है सघोष का कोड क्या बना सकते हो आप, तो आप कह सकते हो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 345। ठीक है, 345 से इसे कह सकते हो 345 अंतस्थ, अंतस्थ है। इतना कर लो, आपको पता चल गया इसके बारे में। यानी इतना याद, अगर इसको ऐसे याद रखेंगे सघोष 345 अंतस्थ है, तो आपको याद हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। समझ में आई? चलो, अब इसके साथ ये तो था आपका ये कोड, यानी इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं ये कोड बनाकर। अब एक ऐसे तरीका बताती हूँ कि अगर आप चाहो तो आप उच्चारण से भी इसका पता कर सकते हो कि कैसे ये अघोष है और कैसे ये सघोष है। देखो, जब आप उच्चारण करते हो तो आपको क्या करना है, ये जो आपका कंठ है, यहाँ पे जो कंठ है, ये जो आपका जब आप बोलते हो तो यहाँ ये हमारा कंठ है। ठीक है, आपको इस कंठ पे ना अपनी उंगली रखनी है बहुत हल्के से, इतने हल्के से स्पर्श करनी है कि आपको पता ही ना चले कि छुई हुई है या नहीं। बहुत ज्यादा दबाव नहीं रखना, बहुत हल्के से कि हवा पास हो सके, इतने हल्के से अपनी उंगली रखिए। और फिर उसके बाद आप उच्चारण करिए क ख ग घ ड़। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप बोलते हैं क ख, तो वाइब्रेशन जो है वो आपको गले के अंदर दिखता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे ग घ ड़, तो वाइब्रेशन आपकी उंगली तक आ जाता है। आप प्रैक्टिस करके देखो तो इसी से आपको पता चल जाता है। यानी क ख में कंपन न के बराबर है, बिल्कुल न के बराबर, लेकिन ग घ ड़ में कंपन बहुत तीव्र हो जाता है, तेज। तो यही तो परिभाषा हमारी कहती है कि जो अघोष है उनमें कंपन नहीं होता और जो घोष है उनमें कंपन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल करके आप याद रख सकते हैं। अब मान लो आप उसको गले को बिल्कुल एकदम से ऐसे दबा के पूरा पकड़ेंगे तो फिर आपको हर एक चीज में कंपन ही महसूस होगा। ठीक, तो चलो आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस करके देखना, है ना, आपको पता चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रटें, आप आराम से प्रैक्टिकल करके भी याद रख सकते हैं, पर ये अच्छा तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इसे याद रख लीजिए इस तरह से। आगे अब अगला यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 हमारा कहता है प्राण तत्व। अब इसमें भी पहले परिभाषा इसकी लिख लो। प्राण तत्व का मतलब क्या होता है? प्राण तत्व, यहाँ पे जो प्राण है, इस प्राण का जो मतलब है वो है हवा से। यानी हम किसी का उच्चारण, यानी किसी वर्ण का उच्चारण अगर हम ले रहे हैं तो वो उसके उच्चारण में हमको कितनी हवा लग रही है, कितनी हवा निकलती है, कम निकलती है, ज्यादा निकलती है, तो इस आधार पे हमने व्यंजन को बांटा है प्राण तत्व के आधार पर। ठीक है, और प्राण तत्व को काकल भी कहते हैं, कहीं कहीं पर काकल कह देते हैं, काकल के आधार पर इस तरह से
तो काकल का मतलब भी यहाँ पे प्राण तत्व यानी हवा के आधार पर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो ध्यान रखना, प्राण और प्राण दोनों एक हैं, यहाँ पे है अल्प, यहाँ पे है महा, तो आप इनसे याद रख सकते हैं, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, और महा मतलब ज्यादा। ठीक है, महा मतलब ज्यादा। तो आपको ये बात पता चल जाती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा प्राण लगता है, मतलब थोड़ी हवा लगती है या निकलती है, आपको दिमाग में ये रखना है, उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण में यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा हवा लगती है या ज्यादा हवा निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो चलो एक एक करके ना इनके नीचे, इनके आगे एक लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद लाइन खींचनी नहीं है, एक लाइन लिख लो। ठीक है, तो लाइन लिखने के बाद फिर मैं आपको इनको अच्छे से समझाती हूँ। तो लिखिए, इनमें एक लाइन लिखिए। यहाँ पे एक छात्र ने पूछा है कि मैम स्वर क्या है। तो देखो स्वर के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये अघोष या घोष में स्वर जो है वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे अघोष में माना जाता है इनको, लेकिन याद रखना ये हमारे व्यंजन हैं और व्यंजन में स्वर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग पढ़ाते हैं आपको व्यंजन के अंदर स्वर, तो वो गलत होता है। ठीक, और ये हम बात कर रहे हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की, तो इसमें स्वर कैसे आ जाएंगे, इस तरह का सवाल तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ो। इसमें लिखो, अल्प प्राण में लिखना है, अल्प प्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। विशु सैनी, विशु सैनी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए तो। अल्प प्राण व्यंजन में आपने लिखा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जैसे में लिखिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, अल्प प्राण के अंदर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको। क्या लिखा आपने, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें इसके याद करने के लिए ट्रिक बना लो। याद करने के लिए जब मैंने आपको ये बताया है कि इस पहले को आप क्या लिखते हैं, एक लिख सकते हैं, तीसरे को क्या, तीन, और पांचवे को क्या, पांच। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक यानी याद करने के लिए बना लो, अल्प प्राण ऐसे करके, अल्प प्राण 135 अंतस्थ। ठीक है, अल्प प्राण 135 अंतस्थ। तो आपको याद आ जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। महाप्राण व्यंजन की परिभाषा लिखिए।
महाप्राण व्यंजन में लिखिए, महाप्राण लिखिए। इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। विशु, आपको लगता है मैंने इसलिए पूछा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हरकतें जो है ना बच्चों वाली हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती। इस समय मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, मतलब ये है कि आपका पेन चल रहा होगा, सारे छात्र पेन चला के लिख रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पे चैटिंग करे जा रहे हो और तुमको सॉल्यूशन चाहिए कल की वीडियो डाउनलोड करने का। अरे ये वाली चीज आपको क्लास के लास्ट में भी तो पूछी जा सकती है। आप फिर कल की वीडियो डाउनलोड के लिए तुम परेशान हो, और यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट चीज या परीक्षा में आती है, यहाँ से ये मिस हो जाएगी, फिर मुझे ही परेशान करोगे क्लास के बाद में कि मैम ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि पढ़ते समय दूसरी बातों के बारे में बात करते हैं। स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो आप, क्या आपको ये तरीका ही नहीं है कि किस तरह से पढ़ाई करी जाएगी? मैं देख के इग्नोर कर रही हूँ, मतलब उल्टी उल्टी बातें आप पूछ रहे हो। यहाँ पे एक नवीन तोमर है, अब इनको पता नहीं है, यूट्यूब पे आपने संधि बहुत अच्छी कराई है, यहाँ संधि पढ़ा रही हूँ क्या मैं? अरे बालक, आपको अपना ध्यान नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट इतना ध्यान तो रखो कि मैडम को इफेक्ट करके आप और बच्चों को तो परेशान नहीं कर रहे। और मैंने ऊपर से सारे हर उसको मैंने आपकी इग्नोर किया है तो, लेकिन फिर भी बार बार पुश करे जा रहे हो। अजीब है, ज्यादा पैसा आ रहा है आपके पापा के पास, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है। चलो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। महाप्राण के बारे में मैंने आपको बताया, क्या लिखा आपने? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। इसका उदाहरण में लिखो, जैसे हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन लिख लो, व्यंजन पूरा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब यहां पे देखो कि अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएं, यानी हम इसको शॉर्ट ट्रिक बनाएं, तो हम कैसे बनाएंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक? महाप्राण 24, कैसे? ये दूसरा, ये चौथा और ऊष्म, बस ऐसे आप महाप्राण 24 ऊष्म, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो, आपने व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पे याद किया, अल्पप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण में आपने क्या देखा था? अल्पप्राण में आपने देखा 135 अंतस्थ, ठीक है, और महाप्राण में 24 ऊष्म। तो आपको यहाँ पे पता चल गया। अब इसको भी समझ लो पूरा कि इनका क्या मतलब है। आपको पता है, अगर हम अल्पप्राण की बात करेंगे तो पहला और तीसरा और पांचवा, तो इन सब की बात कर रहे हैं हम। अब देखो, आपका होमवर्क ये है कि कई बार हम मुझसे छात्र ऐसे पूछते हैं कि मैम कुल महाप्राण कितने होंगे, या महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, या अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। अगर ऐसा कोई परीक्षा में आता है प्रश्न, तो आप कैसे करेंगे? मान लो अल्पप्राण की संख्या की बात करें अगर, तो आपके 5 ये हैं, 5 ये हैं और 5 ये हैं, तो 15 ये हो गए। और अल्पप्राण में हमने किसको रखा? अंतस्थ को रखा, यानी ये आ गया, और 4 ये हो गए, तो 15 और 4 ये, तो 19 व्यंजन हमारे यहाँ पर हो गए।
ठीक है, कितने अल्पप्राण में 19 व्यंजन हो गए। तो ये इस तरह की चीजें आपको अपने आप बना के रखनी है, आप अपने आप काउंट करिए, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप उनको घुमाना फिराना सीखेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें इसमें, ये हमारा दूसरा और ये चौथा महाप्राण में, और ये फिर हमारे ऊष्म व्यंजन ये आ गया, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा 5, ये 5 10 हो गया और ये 4, तो हम महाप्राण को कह सकते हैं कि महाप्राण हमारा 14 व्यंजन हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इनकी संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये यहाँ पे जो इस तरह से व्यंजन दिए हुए हैं। ठीक, चलो अब इसके साथ और अब बात करते हैं, ये तो थी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये जो हमारे अल्पप्राण और महाप्राण है, अगर हम इनका प्रैक्टिकल करना चाहें या हम ये कहें कि हमने ऐसे ही पढ़ लिया, तो ऐसे मत पढ़ो, आपको प्रैक्टिकल करना है। तो आपने परिभाषा ने क्या कहा आपसे, परिभाषा ने कहा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा लगती है या जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा लगती है, ठीक है, तो कम और अधिक। तो अब आप इनका उच्चारण करके देखो, जैसे आप उच्चारण करते हो क ख, तो आप खुद ही देखेंगे क की तुलना में ख में ज्यादा हवा मुख से निकलती है, क ख ग घ, तो इधर ग की तुलना में घ में ज्यादा हवा निकलती है। तो इस तरह से आपको ये बात पता चल जाती है कि कौन कौन सा, अगर मान लो भूल भी जाओ ना ये 135 और 24, अगर ये याद न रहे तो आप उच्चारण करके भी देख सकते हो। आपको पता है परिभाषा के आधार पर कि कम हवा निकलेगी या ज्यादा हवा निकलेगी, उसी को अल्प या महाप्राण कहेंगे। तो इसी तरह से आप इनके उच्चारण को करके पहचान सकते हो। तो मैंने आपको 2-3 तरीके दे दिए, एक तो सीधा लिखवाया जो होता है, याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई, और आपको उच्चारण करके उसका तरीका भी बता दिया। तो अब आपकी मर्जी है आप किस तरीके से उसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं हम अगले वर्ण की। देखो यहाँ पे हमारा आता है अयोगवाह। अयोगवाह हमारा क्या कहलाता है इसे देखेंगे। देखो ध्यान दो, जब हम व्यंजन और स्वर के बारे में पढ़ रहे थे यानी पहले दिन की क्लास, तो मैंने आपको बताया ही था कि उसमें हमारे 2 वर्ण ऐसे हैं जो व्यंजन के जैसा भी व्यवहार करते हैं और स्वर के जैसा भी व्यवहार करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ अलग। जब हम वर्णों के प्रकार की बात करते हैं तो वर्णों के प्रकार में हमने स्वर और व्यंजन को रखा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब हम स्वर की बात करते हैं तो 11 स्वर यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, व्यंजन की बात करते हैं तो 39 व्यंजन हमारे आ जाते हैं। अब इसमें हमारा जो यहाँ पे बचता है वो 2 वर्ण बचते हैं, और 2 वर्ण कौन से, एक हमारा अनुस्वार और एक हमारा विसर्ग। अब मुद्दा उठता है कि इनको स्वर में रखा जाए या व्यंजन में। आपने देखा होगा कि कुछ किताबों ने अनुस्वार और विसर्ग को व्यंजन में रखा हुआ है, कि व्यंजन में रख दिया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर डिसाइड करिए कि कहते हैं कि जिसमें ज्यादा प्रबलता होती है उसको उसी में रखा जाएगा। अब हम पहले इनके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा अनुस्वार है ये अ की मदद से उच्चारण होता है, और इसका जो साउंड है, इसकी जो ध्वनि है वो ये है। जब हम बोलते हैं अंग, तो नाक में जो हमारे जाता है ध्वनि, तो वो ध्वनि ही इसका सही उच्चारण है। अ हमें शुरुआत करनी पड़ती है, यानी अ से। अगर हम अ से शुरुआत नहीं करते हैं तो इसका उच्चारण भी रुक जाता है, जिस तरह से व्यंजन का उच्चारण रुक जाता है। ऐसे ही हमारा क्या हो गया, अह हो गया, इसका उच्चारण भी क्या है हमारा, यानी अह का भी उच्चारण हम अ की सहायता से ही करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे दिखता है। तो जब हम ये वाली बात देखते हैं कि इनका उच्चारण अ की सहायता से हो रहा है, तो इनमें ये गुण क्या है, ये तो व्यंजन के जैसा गुण है, तो फिर हम इनको व्यंजन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये जो हमारा व्यंजन है, जैसे मान लो एक व्यंजन आ गया, अगर हम इसके साथ इसका उच्चारण करें तो ये कंग, कंक या कह, इस तरह से ये क्या करते हैं, व्यंजन को भी उच्चारित कर देते हैं। मतलब अब ये स्वयं भी उच्चारित हो रहे हैं और व्यंजन को भी उच्चारित कर दे रहे हैं। तो कंग और कह इस तरह से। तो अब इनमें कौन सा गुण आ गया, अब इनमें आ गया स्वर का गुण। तो देखो इनमें एक एक गुण तो ये बराबर हो गया,
यानी इधर आते हैं तो व्यंजन का गुण रहता है, इधर जाते हैं तो स्वर का गुण रहता है। अब दूसरी चीज और इसमें समझ लो कि इसकी अपनी एक मात्रा बनती है कि जब भी ये किसी व्यंजन के साथ अगर आएगा तो ये मात्रिक रूप में प्रयोग होगा, और ये भी अपनी मात्रिक रूप में ही प्रयोग होता है। तो यानी इन दोनों की मात्रा भी है, वास्तविक रूप है इनका और इनकी मात्रा भी है। तो मात्रा किसकी है? मात्रा भी स्वर की होती है। तो यानी इसमें स्वर के 2 गुण ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको स्वर के अंदर में रख दिया जाता है। और कुछ लोग इसको स्वर के अंदर में न रख के कुछ लोग इनको नाम दे देते हैं अयोगवाह, जो दिया है। अब देखो नाम दिया गया है अयोगवाह। अब आप इसी से ना इसको पहचान सकते हैं कि ये है क्या। इसकी परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि परंपरा के अनुसार अंग और अह को स्वरों के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं, मतलब व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं और इनका नाम है अयोगवाह। तो देखो इनका नाम आप कैसे ही याद कर सकते हैं। अ के योग से बना, मतलब ये बिना आ के तो स्टार्ट ही नहीं होता, उच्चारण ही नहीं होता इसका, हमें आ की मदद लेनी होती है इसके उच्चारण से। तो हम कह सकते हैं जो आ के योग से बना किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करता है, यानी उच्चारण वहन करता है, तो वो क्या कहलाता है? अयोगवाह। और हो सकता है इनको नाम इसीलिए अयोगवाह दिया गया होगा कि अयोगवाह कह दिया कि आ के योग से बना और व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करने वाला अयोगवाह। तो ये दोनों ही आते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है आपका कि निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है या अयोगवाह किसे कहते हैं। कई बार दोनों एक साथ आ जाते हैं, कई बार ये अपने अपने नाम से भी आते हैं। इसको कहते हैं अनुस्वार, ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं, और इसको कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, हालांकि अगर देखा जाए तो इसको वर्ण के अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए कि वर्ण को 2 प्रकार का नहीं 3 प्रकार का माना जाना चाहिए कि एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन और एक हो गया अयोगवाह। मतलब स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से, और अयोगवाह मतलब जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों के गुण। तो इस तरह से 3 श्रेणी में रखा जाना चाहिए, पर अभी तक 2 ही श्रेणी में रखा गया है, इसको अलग रख दिया गया है अयोगवाह को अयोगवाह श्रेणी में, ठीक है। तो ये होता है, परीक्षा में प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगला पॉइंट आता है हमारा नव निर्मित ध्वनियां या विदेश से आगत ध्वनियां या ग्रहीत ध्वनियां। देखो ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हमारी परीक्षा में आते हैं, जैसे हमसे कई बार प्रश्न इस तरह से आता है नवनिर्मित ध्वनियां कौन सी हैं, ये प्रश्न आ जाता है। विदेश से आगत ध्वनियां कौन सी हैं, ग्रहीत ध्वनियां कौन सी हैं, इस तरह से प्रश्न हो सकता है। आगत व्यंजन किसे कहते हैं, ये प्रश्न हो जाता है। आगत स्वर किसे कहते हैं, ये प्रश्न हो जाता है। यानी ये जो छोटा सा पॉइंट है, इस छोटे से पॉइंट में कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है। देखो अब सवाल उठता है यहाँ पे, जब हम बात करें नवनिर्मित ध्वनियां, विदेश से आगत ध्वनियां या ग्रहीत ध्वनियां, चलो मैंने सीधे आपको बता दिया सीधे सीधे कि हमारी जो आगत ध्वनियां हैं या आगत व्यंजन जिनको कहते हैं वो अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाई जाती हैं। और ये कुछ वर्ण हैं हमारे क ख ग ज झ फ, ये हमारे वर्ण हैं जिनके नीचे एक नुक्ता लगा दिया जाता है और ये एक ध्वनि बन जाती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, अगली आ जाती है हमारी यहाँ पे अंग्रेजी ध्वनि, जिसे हम आगत स्वर भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये आ के ऊपर अर्ध चांद का प्रयोग हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। अगर मैंने आपको इस तरह से बताया तो देखो ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो किताबों में लिखा हुआ देख ही रहे हैं, और इससे आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, ना ही इससे कोई चीज़ आपको समझ में आने वाली है कि ये कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए हम हिंदी में इनको पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली। तो कैसे समझ में आएंगी,
तो अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसकी जड़ में जाना है कि नवनिर्मित ध्वनियाँ या विदेश से आगत ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ, ऐसा इनको नाम क्यों दिया गया और ये ध्वनियाँ क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी हिंदी की प्रकृति की। हमारी जो हिंदी है उसकी प्रकृति ये है कि वो अपने अंदर किसी भी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। इसकी ये अपनी अनोखी विशेषता है। और जैसे चाहे वो शब्द अंग्रेजी का हो, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो किसी और भाषा का हो, अगर वो शब्द लोक प्रचलित है या ज़्यादा चलन में है तो हिंदी उसको देवनागरी लिपि में ही ज्यों का त्यों लिख कर उसे अपना शब्द बना लेती है। और वो किस कोटे में बनाती है? वो बनाती है विदेशज शब्द में, विदेशज शब्द में। अब आपको ये बात तो पता ही है कि हमारी हिंदी भाषा के पास, अगर हम इनके इतिहास या इनके स्रोत के बारे में बात करें, हिंदी के शब्दों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत शब्द हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं। फिर आता है देशज शब्द। देशज शब्द वो जिनके सोर्स का हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आए, पर हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। और विदेशज शब्द, विदेशज जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में शामिल हुए हैं। और 5वां आता है संकर शब्द। संकर शब्द मतलब जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो यानी हमारे सोर्स के आधार पर इतने सारे हैं, उसी में एक कोटा है हमारा कौन सा? विदेशज शब्दों का। तो विदेशज शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में आए, जब हमने इन शब्दों को हिंदी भाषा में लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसे शब्द थे। जैसे देखो, अब आप लोगों को बताना है, यहाँ पे ये शब्द लिखा है, मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रही हूँ और इन शब्दों का मैं उच्चारण करूंगी। आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा उच्चारण सही है। ठीक है, जैसे ये शब्द लिखा हमने यहाँ पे, एक शब्द है यहाँ पे, अब मैं इसके 2 उच्चारण लूंगी। एक पहला उच्चारण 1 और एक 2। आपको बताना है कि कौन सा उच्चारण इसका सही होगा, यानी इन दोनों का। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा उच्चारण सही है, जिंदगी या जिंदगी। उसी तरह से ये पहला उच्चारण गजल या दूसरा उच्चारण गजल। आपको बताना है गजल या गजल, दोनों में आपको बताना है इसका उच्चारण कौन सा सही है, पहला या दूसरा। ठीक है, यहाँ पे कुछ छात्र कह रहे हैं, चलो आपका उच्चारण क्या आ रहा है? दूसरा बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में 2, दूसरा वाला। अब मुझे ये बताइए, आप सभी छात्र मुझे ये बताइएगा, आपने दूसरा वाला जो उच्चारण है, यानी जिंदगी जो मैंने बोला है, जिंदगी और या गजल, ये मैंने जो बोला है, इसको आपने सही उच्चारण बताया है। अब मुझको एक बात बताइए, ये अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं, इसका मतलब है ज, और इसका मतलब ई, इसका मतलब न, इसका मतलब ये क्या था? द, इसका अ, ये ग और ये ई, तो ज ई न द अ गी, तो जिंदगी, ज ही तो था। मैंने आपको उच्चारण ज तो नहीं पढ़ाया था ना, फिर आपने जिंदगी को जिंदगी क्यों सही माना? समझ रहे हैं बात को समझने की कोशिश करना। ये है ग ज ल, गजल, गजल, ना कि गजल। लेकिन आपने गजल को सही कहा, क्यों आपने ऐसा कहा? ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको इनका उच्चारण, जो हमारे वर्ण हैं, इनका उच्चारण ऐसे बताया था, नहीं ना। तो फिर ये क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि जब हम बात करते हैं उर्दू भाषा की, जो हमारी उर्दू भाषा है, अरबी फारसी भाषा है, उसमें जो ये शब्द है, इसको जिंदगी और गजल ऐसे बोला जाता है, इस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई वर्ण नहीं जिसमें झनकार होती हो,
यानी जब हम ज की बात करें तो ज होता है, न कि ज होता। हमारे पास ज नहीं है, हमारे पास घ नहीं है, ठीक है, हमारे पास ख नहीं है, हमारे पास ख है, ना कि ख। इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए कि जब हमें उच्चारण उसका सही देना था, जैसा वो अपनी भाषा में बोला जाता है, तो उसके लिए हमारे विद्वानों के सामने ये समस्या आई कि उच्चारण सही नहीं बन पा रहा है हमारे वर्णों, हमारी ध्वनियों के साथ, जितनी हमारी हिंदी भाषा में ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी भाषा इसी बात के लिए अपने आप में अनूठी है कि वो अपनी हर एक ध्वनि के लिए ध्वनि इजाद कर देती है। तो यहाँ पे हमारे विद्वानों ने इस बात को, यानी जो ये नुक्ता है, इस नुक्ता को जन्म देकर ये बात कह दी कि अगर जिस वर्ण के नीचे ये नुक्ता लग जाएगा, उस वर्ण का उच्चारण उसी झनकार के साथ होगा जिस झनकार का हमें आवाज चाहिए उस शब्द के लिए। तो हमने यहाँ पर देखो, ध्यान देना, इसीलिए हमने ये जो हमारा यहाँ पे जो ये वर्ण दिए हैं, क, ख, ग, ज और फ, ये ऐसे वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों में झनकार की आवश्यकता होती है। जब हम उर्दू के कुछ शब्दों को बोलते हैं तो हमने इन्हीं के नीचे नुक्ता लगा दिया, इसको हमने नुक्ता कहा। और नुक्ता लगाने के बाद इन वर्णों को अलग से रखा, किसके अंदर? अरबी फारसी ध्वनियों के अंदर। तो क्योंकि ये विदेश से आई हुई ध्वनियाँ हैं, यानी विदेश की भाषा है, वहाँ से, उसकी वजह से हमने इसको ऐसे लिखा, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया विदेश से आगत ध्वनियाँ, यानी जो विदेश से आई हुई ध्वनियाँ, ना कि वर्ण, ठीक है। वर्ण नहीं बोलना, एक बात ध्यान रखिए कि वर्ण कह देने से हमारे 52 वर्णों में वृद्धि हो जाएगी। ये ध्वनि है, इनको हमने आगत ध्वनियों के अंदर एक्सेप्ट किया है, ये ध्वनियां हैं, न कि वर्ण। अपने वर्णों में इस बिंदी को लगा के एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करी है, ठीक है। नवनिर्मित ध्वनियां, तो मतलब जैसे इसी समय, पहले नहीं थी, आप संस्कृत भाषा में देखेंगे, संस्कृत भाषा में ये नहीं पाई जाएगी। तो नवनिर्मित ध्वनियां हैं, अभी इनका निर्माण हुआ है। और ग्रहित ध्वनियां, ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करना। हमने बाहर की जो हमारी विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा से हमने इसको ग्रहण किया है, तो इसलिए ग्रहित ध्वनियां कहलाती हैं। तो अब इसके साथ ही, क्योंकि ये केवल और केवल व्यंजन पर लगी हुई है, तो इसलिए हम इनको एक नाम आगत व्यंजन भी कह देते हैं। जब आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि आगत व्यंजन क्या कहलाता है, कौन से कहलाते हैं, तो आपको यही रखने हैं। देखो, आपकी परीक्षा में जैसे आप ऑनलाइन पेपर देते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं ना, इनमें, इन टेस्टों के चक्कर में ना अपना समय मत बर्बाद करना। मेरे पास छात्र जब क्वेश्चन भेजते हैं तो उसमें अक्सर ऐसे ही होते, प्रश्न लिखा हुआ था ऑनलाइन में कि आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं, और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था ऐसे क और ख, ठीक है, क और ख लिखा था, और दूसरे ऑप्शन में ऐसे ही, जैसे मान लो एक ऑप्शन में दिया था च और छ, एक ऑप्शन में दिया था त और थ, एक ऑप्शन में दिया था म और न, इस तरह से। और उन्होंने आंसर क्या दिया था, इसको सही कर रखा था कि ये है विदेश से आगत ध्वनियाँ। इतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा प्रश्नों को खराब कर दिया है। ये क और ख आंसर तब आएगा जब इनके नीचे ना नुक्ता लगा हुआ होगा, विदेश से आगत ध्वनियों के नाम पर, समझ गए ना। तो विदेश से आगत ध्वनियों के नाम पर अगर क ख उत्तर आता है आपका, तो वो तब आएगा जब उसके नीचे नुक्ता लगा होगा। अगर नुक्ता नहीं लगा है तो वो उत्तर नहीं होगा। तो लेकिन आपके ऑनलाइन क्लास और इधर उधर ऐसे ऐसे किताबों में प्रश्न बना रखे हैं कि प्रश्न कुछ भी बना रखे हैं, जहाँ से कॉपी करते हैं उस चीज़ को पूरा पूरा का पूरा भी कॉपी नहीं करते, सही चीज़ में भी कॉपी नहीं करते, समझ के भी कॉपी नहीं करते। तो इसलिए अब जब भी कभी आप कोई प्रश्न पढ़ो ऐसा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आगत ध्वनि का मतलब उस नुक्ता से है, आगत ध्वनि का मतलब उस ध्वनि से है जैसी उत्पन्न करनी है हमें, समझ गए ना। सीधा ये नहीं है कि रट्टू तोता बन के बस जो दिख रहा है आंख से देखा और रटना शुरू कर दिया, वो वाली चीज नहीं, दिमाग से प्रयोग करना है उसका। अब इसी तरह से जब हमने, तो अभी इसमें आप यहाँ पे चाहो तो इसका उदाहरण लिख सकते हो शब्द को। इसमें एक चीज़ और आपको बताती हूँ। तो यानी जब हमने इनका प्रयोग किया, तो याद रखिए जब हम शब्द लिखते हैं जिंदगी, ठीक है, तो इसे आप जिंदगी पढ़ो या जिंदगी पढ़ो,
कोई आपसे नहीं बोलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं या नहीं। वैसे टांग खींचने वाले तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये जब तक गलत नहीं है, जब तक जिंदगी नाम का शब्द हिंदी भाषा में कोई दूसरा नहीं है। अब आप कहेंगे मैडम हम लेखन में ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हमें नुक्ता लिखना जरूरी होगा या नहीं होगा? तो याद रखिए, जब तक हमारे पास हिंदी भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं है जिंदगी और किसी दूसरे अर्थ के साथ, तब तक हम इसे जिंदगी लिखें नुक्ता के साथ या बिना नुक्ता के साथ लिखें, ये हमारे एक्सेप्ट है, इसमें गलती नहीं मानी जाती। लेकिन जैसे एक शब्द है जरा, ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा में जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, और उर्दू भाषा में एक शब्द है जरा, जरा, इसका अर्थ हो गया वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, ठीक है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में भी आता है। और इस जरा का अर्थ हो गया तनिक या थोड़ा, तनिक या थोड़ा। तो ध्यान रखिए कि जब हमारी हिंदी भाषा के अंदर अगर कोई ऐसा शब्द होता है जो उर्दू भाषा से आया है और साथ की मतलब सेम टू सेम होता है, तो हमें नुक्ता लगाना आवश्यक हो जाता है। तब हम नुक्ता अवश्य रूप से लगाएंगे ताकि हम इन दोनों में अंतर कर सकें कि अर्थ उसका क्या है। अब जैसे जिंदगी शब्द है, ये हमारी हिंदी भाषा में नहीं होता, तो आप इसको जिंदगी लिखें या जिंदगी लिखें, दोनों में ही सही होगा। लेकिन जरा और जरा, इन दोनों में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा लिखते समय। अगर आप इसमें नुक्ता नहीं लगाएंगे तो इस जरा का अर्थ बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है और हम क्या लिखें या क्या ना लिखें? तो इसका एक ही उत्तर है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए। कौन सी किताबें? ये नहीं कि हिंदी व्याकरण की किताब, ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ने का मतलब है जो भी आपके सब्जेक्टिव किताब होती है आप उनको पढ़िए और वहां पर देखिए उसमें चीजें सही लिखी होती हैं। अखबार पढ़िए, उन सारी चीजों में जो भी शब्द आपको दिखाई दे कि ऐसे नुक्ता लगा हुआ है, कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है, उन चीजों पे फोकस करिए, उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, इसी तरह से जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो हमें अंग्रेजी के लिए भी इसी तरह की प्रॉब्लम हुई। हमने अंग्रेजी को धीरे धीरे देवनागरी लिपि में लिखकर अपने अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर दिया हमारी हिंदी भाषा ने। तो उसी में कुछ ऐसी ध्वनि थी जो ध्वनि ना तो हमारा आ पूरा करता था ना ओ पूरा करता था। तो जैसे आप बोलते हो, जैसे डॉक्टर बोलते हो या डॉग बोलते हो या कॉलेज बोलते हो, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं। तो देखो ध्यान रखो यहाँ पे, जैसे मान लो हम डॉक्टर ही लिख रहे हैं, तो देखो अगर हिंदी के आधार पर हम लिखने लगे इसको, हमने कहा ऐसे, तो अगर डॉक्टर लिखा तो ये क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। इसका उच्चारण क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। लेकिन अगर हम इसमें आ की जगह फिर हम देखते हैं कि हमारे स्वर में ऐसा वो और कौन सी मात्रा है जो इस डॉक्टर शब्द को सही लिखवा सकती है, तो हम जाते हैं ओ के बाद, फिर हमको सीधा क्या मिलता है? ओ। लेकिन अब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये डॉक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम और मात्रा देखें आओ वाली, तो ये डॉक्टर हो जाएगा। मतलब इसका सही उच्चारण हमें नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही अंग्रेजी के जो कुछ शब्द थे हमारे, उसमें हमको सही उच्चारण नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे विद्वानों ने ये कहा कि ये जो हमारा आ स्वर है, इस आ स्वर पे हम ये अर्ध चांद लगाकर इसकी ध्वनि ठीक वैसे ही उच्चारित करेंगे जैसे हमें अंग्रेजी शब्दों के लिए चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पर जैसे शब्द था ये डॉक्टर, तो हमने इसको इस तरह से लिखना शुरू कर दिया और इसका वही उच्चारण लिया जो अंग्रेजी भाषा में उच्चारित होता है, डॉक्टर, डॉग, कॉलेज, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे सामने एक नए, या क्योंकि ये जो ध्वनि यानी यहाँ पे हमने जो ये अर्ध चांद बनाया, ये किस पे बनाया? ये स्वर पे बनाया, तो इसीलिए हमने इसको आगत स्वर नाम दे दिया। और परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि आगत स्वर कौन सा है, तो इस अर्ध चांद को ही आप क्या कहेंगे?
आगत स्वर कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इस बात को आपको समझना है। अब उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोनों, कि ये कहाँ से नवनिर्मित ध्वनियाँ आई। अलग अलग हमारे छात्र रट रट के परेशान हो जाते हैं, इतना रटते हैं नवनिर्मित ध्वनियाँ क्या हैं, ये आगत ध्वनियाँ क्या हैं, गृहीत ध्वनियाँ क्या हैं। हर किताब ने अलग अलग नाम दे के इनको परेशान कर रखा है। तो अब आपको सारी समस्या यहाँ पे आपकी समाप्त हो गई होगी कि क्या तो आगत स्वर होगा और क्या आगत व्यंजन होगा। अब आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ध्वनि बनाई थी वो व्यंजन पे बनाई थी, तो इसलिए ये आगत व्यंजन कहलाए। और यहाँ पे हमने जो ध्वनि बनाई है वो हमने स्वर पे बनाई है, तो वो हमारा क्या कहलाया, आगत स्वर कहलाया। और बाकी हमें पता है नवनिर्मित ध्वनियाँ, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आने लगे और उनकी भाषा और उनकी बोली का प्रभाव हमारी हिंदी पर पड़ने लगा, तो तब हमने इनको अपनी भाषा में शामिल किया है, यानी इनका नवीन निर्माण हुआ है, अभी निर्माण हुआ है, इसलिए नवनिर्मित ध्वनियाँ इन्हें कह सकते हैं। विदेश से आगत ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं के उच्चारण के लिए हमने इनका निर्माण किया है, इसीलिए विदेशी आगत ध्वनियाँ। और ग्रहीत ध्वनियाँ यानी हमने इनको दूसरी भाषाओं से ग्रहण किया है इन ध्वनियों को, तो इसलिए इन्हें ग्रहीत ध्वनियाँ इनके नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब ये सब एक ही हैं। अब समझ जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन वो किसी भी तरह से पूछे, उम्मीद करती हूँ कि आप उसका आंसर सही तरीके से दे पाओगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है द्वित्व व्यंजन। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं, ये परीक्षा में प्रश्न आ जाता है द्वित्व व्यंजन। तो देखो, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। अब इस बात को समझो, यहाँ पर द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या है। जैसे देखो, शब्द है, मान लो एक शब्द मैं लिखती हूँ यहाँ पर दिल्ली, एक शब्द लिखती हूँ जैसे बच्चा। अब आप इसको समझना द्वित्व व्यंजन होता क्या है। अगर मैं इनका वर्ण विच्छेद करूं तो मैं इस तरह से लिखूंगी, ये हो गया हमारा व्यंजन, ये हो गया इसका स्वर, ये हो गया व्यंजन, फिर व्यंजन है और फिर स्वर है। इसी तरह से इसका भी वर्ण विच्छेद करें तो ये हो गया हमारा व्यंजन, ये इसका स्वर, ये हो गया व्यंजन और फिर से हमारा ये व्यंजन और फिर इसका स्वर। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पंक्ति इसने कहा है, क्या कहा है कि जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार हो, आवृत्ति मतलब वही व्यंजन दोबारा आना, ये व्यंजन है और यही व्यंजन लगातार आया है इसके साथ दोबारा, तो यानी ये एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आया है, ऐसे ही ये एक ही व्यंजन 2 बार आया है। इनमें कोई स्वर नहीं है बीच में, ध्यान रखना। अगर बीच में स्वर आ जाएगा तब वो द्वित्व नहीं कहलाएगा। जब वो केवल व्यंजन ही लगातार आते हैं, यानी कोई उनके बीच में स्वर नहीं होता और एक ही वर्ण लगातार 2 बार आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आपसे वो प्रश्न देगा तो आपको शब्द देकर पूछेगा किसमें द्वित्व व्यंजन है, और आप आसानी से पहचान लेंगे कि एक ही वर्ण। अब देखो, ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कभी ऐसे शब्द लिखा हो जैसे सत्य, तो अगर सत्य की बात करें, इसको हम खोलेंगे तो ये है हमारा व्यंजन और ये है इसका स्वर, फिर ये हमारा व्यंजन और फिर हमारा ये व्यंजन और फिर हमारा ये स्वर। तो कई छात्र कहते हैं कि त और य यहाँ भी तो लगातार व्यंजन आए हैं, तो बात ध्यान रखिएगा, ये द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये त वर्ण है और ये य वर्ण है। हमें क्या चाहिए? हमें एक ही चाहिए, सेम चाहिए द्वित्व व्यंजन के लिए। ठीक है, तो अगर हमारा सेम आता है, सेम बिल्कुल, तो वो हमारा द्वित्व व्यंजन होता है, इस तरह का नहीं कहलाएगा द्वित्व व्यंजन। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, परीक्षा में भी प्रश्न आता है, यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आते हैं कई बार, और ये आगे हमें वचन और लिंग इन सब में भी जानने की आवश्यकता पड़ेगी। कारांत, कारांत होते क्या हैं? यहाँ क्या लिखा है? जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का
कारांत कहते हैं, जैसे एकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और डॉट 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 करके उकारांत, औकारांत। ये क्या है कारांत का मतलब? अब इस बात को समझो। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई शब्द जिस स्वर से अंत होता है, यानी जब किसी शब्द में कोई लास्ट में जो भी स्वर आएगा वो उसी का कारांत कहलाता है। तो हमसे परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है? मान लो हमसे प्रश्न किया, ऐसा शब्द लिखा, जैसे शब्द है तीसरा, और हमसे पूछा कि तीसरा कौन सा कारांत है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि तीसरा कौन सा कारांत है? तो हम देखेंगे कि इसका जो अंतिम है, अंतिम वर्ण, यहाँ पे जाएंगे तो अंतिम देखेंगे कि यहाँ पे व्यंजन है र और स्वर क्या है? आ। तो अंतिम वर्ण क्या है? आ है। तो ये कहलाएगा, ये अंतिम जो स्वर है ये क्या कहलाए? ये आ है, तो ये क्या कहलाएगा? अकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आकारांत। ये आकारांत कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसमें पहचाने कि तीसरा हमारा कौन सा कारांत है, तो ये आकारांत कहलाएगा। ऐसे ही मान लो, इसको आप लिखते रहिएगा साथ में, यहाँ पे आपको जो स्थान दिया है लिख लेना। अब मान लो कि जैसे शब्द दिया है, शब्द है सोनू। अगर आपसे पूछा जाए कि सोनू शब्द ये कौन सा कारांत है, तो क्या बताएंगे आप? अंत में आप देखेंगे अंतिम वर्ण यहाँ पे आप देखेंगे तो ये न जो है ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है? ये ऊ है। ये ऊ आ गया तो ये क्या कहलाएगा? उकारांत कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? उकारांत हो गया। ये बात समझ में आई? बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो और इसमें उदाहरण आपको देती हूं। जैसे मान लो एक शब्द है, जैसे शब्द हमने लिखा सभी। अगर आपसे किसी ने पूछा इस शब्द में कौन सा कारांत है, तो आप कैसे पहचानेंगे? अंतिम वर्ण पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे ये भ क्या है? व्यंजन, और यहाँ पर ये बड़ी ई, तो ये हमारा क्या हो गया? इकारांत हो गया। क्या कहलाएगा? इकारांत। तो यही है, देखो कारांत, यहाँ पे जो वर्ण चेंज होता जाएगा वो उसी का कारांत हो जाएगा। अब इसमें मान लो अगर मैं आपसे कहूं, एक और शब्द में देती हूं, जैसे मान लो मैंने कहा जलज। अब जैसे ये दिया है जलज, आपसे पूछा जाए ये कौन सा कारांत है, तो आप देखेंगे कि इसमें ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है? अ। तो ये क्या कहलाएगा? अकारांत कहलाएगा। बात आई समझ में? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। बताइए, बात आई समझ में? समझ में आ गया ना ये? अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकता है इस समय। ठीक है, कारांत फिर से समझा दीजिए। एक छात्र ने पूछा है कारांत, फिर दोबारा से बता देती हूँ, फिर कहेंगे कि मैडम ने बताया नहीं। तो देखो फिर से ध्यान दो, यहाँ पे कारांत का मतलब क्या है? कारांत का मतलब है से अंत होने वाला शब्द। से अंत होने वाला मतलब किससे? इस का के आगे आप अ से लेकर औ तक कोई सा भी स्वर लगा रहे हैं वो, जैसे हमने यहाँ देखा एकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, इस तरह से। और ये कैसे आप इसको पहचान करोगे? जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा कवि। अगर मैं आपसे पूछती हूँ बताइए कवि जो शब्द है ये कौन सा कारांत है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे इसके अंत में, सबसे अंत में कौन सा वर्ण है, आप इसको वर्ण विच्छेद कर लीजिए। ये हो गया आपका व्यंजन, ये हो गया इसका स्वर, फिर ये हो गया आपका व्यंजन और फिर हो गया इसका स्वर। सबसे लास्ट में, अंतिम में, सबसे लास्ट वाला वर्ण कौन सा है? ई है ना, तो ये इकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकारांत। समझ गए? दूसरा उदाहरण देख लो।
मान लो शब्द है हमारा, जैसे हमने शब्द लिखा रमा, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि यह शब्द कौन सा कारांत है, तो आप देखेंगे र। अब आपको देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप इसे इतना भी देख सकते हैं, यहाँ चले जाओ, अंतिम ये तो दिख रहा है आपको, आपको पता है म क्या है, व्यंजन है, और आ क्या है, स्वर है। तो ये हमारा क्या हो गया, आकारांत हो गया। क्या हो गया, आकारांत। बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आपको ना समझ में आई? पर बात है ये है इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि आपका ध्यान होगा या तो कमेंट्स में, इन सारी चीजों में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है ना, थोड़ा सा भी, तो आपकी नोट्स में ही सारी चीजें लिखी हुई है, नोट्स में ही सारी चीज। बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान अपने आप ही आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो लिखा है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है। बालक सारी चीजें लिखी हुई हैं नोट्स में। अगर आप सीरियसली, अगर ध्यान से, गंभीरता के साथ अगर इस नोट्स को पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तो एक एक प्रश्न का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मिल गया, किन का उच्चारण होता है स्वर और व्यंजनों के बीच में, अंतस्थ व्यंजन का, ठीक है। चलो ट द्विगुण व्यंजन है मैम? नहीं, द्विगुण व्यंजन ट नहीं है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ऐसे याद रखना है आपको, ये आपका ट, ठ, ड, ढ और ण, ये आपके 5 वर्ण हैं जो क्या है, ट वर्ग के हैं। किसके हैं, ट वर्ग के। मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। अब इन्हीं की जगह ये हमारे जो हिंदी में आए द्विगुण व्यंजन, इन दोनों की जगह होते हैं, तो इन दोनों को माना गया है और इनके साथ ही इनका स्थान माना गया है। तो द्विगुण व्यंजन जो हैं वो क्या होते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें जीभ ऊपर उठती है, मूर्धा को स्पर्श करती है और झटके के साथ नीचे आती है। तो जो प्रोसेस इनके साथ होती है वैसी ही प्रोसेस इनके साथ भी होती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ग कह देते हैं, ठीक है। तो उत्क्षिप्त वर्ग का मतलब ये नहीं है कि अब आप इसको द्विगुण व्यंजन कहेंगे, समझ गए ना। इसको आप द्विगुण व्यंजन नहीं करेंगे, सिर्फ उत्क्षिप्त वर्ग का नाम दे सकते हैं। द्विगुण व्यंजन यही दोनों हैं, बस समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो मैम, अगर अनुस्वार और विसर्ग से अंत हो तो उसे भी कारांत उसी से होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखो ये बात ध्यान रखना, मान लो जैसे शब्द है आपका अतः लिखा हुआ है, अतः, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप देखो ये व्यंजन है हमारा और ये हो गया यहाँ पे, तो आप इसको अहकारांत कह सकते हैं, ठीक है। कारांत मैंने इसीलिए लिख दिया कि जो भी लास्ट में आपको दिखे तो ऐसे आप इसे कह सकते हो, ठीक। तो ये एक आध ही शब्द होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक। अमानक वर्ण क्या होता है? अमानक वर्ण को यहाँ पे बता देती हूँ। देखो ध्यान रखना ये शब्द कैसे बना है और मार्केट का आपको हाल बताती हूँ। अमानक वर्ण, अगर हम शब्द की बात करें, मानक और अमानक, मानक का मतलब होता है जिसे मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। मानक का मतलब होता है जिसे मान्यता प्रदान की गई है सर्वसम्मति से, जो चलन में है, और अमानक का मतलब होता है जो चलन में नहीं है या जो अस्तित्व में नहीं है। तो जब कभी हमसे एक प्रश्न आता है जो हमारी बहुत पुरानी किताब में है कि अमानक वर्ण नहीं है, और ऑप्शन क्या दिया रहता है, जैसे हम बात करें 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपसे पूछता है अमानक वर्ण है, ठीक है। इस तरह से आपसे प्रश्न आता है और आपको कुछ इस तरह से प्रश्न मतलब ऑप्शन दिया होता है, जैसे यहाँ पे क दिया होगा, यहाँ च दिया होगा, अलग अलग मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया होगा, और एक होता है एक वर्ण इस तरह से लिखा हुआ है, ये पुरानी किताब में, हमारी लूसेंट की किताब में,
ठीक है, तो इसका अमानक वर्ण है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला वर्ण तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। क्या आपने इस वर्ण को कभी पढ़ा था? जो हमारे 52 वर्ण हैं उनमें से कहीं तो नहीं पढ़ा ना, तो यानी ये अमानक वर्ण है, ऐसा कोई वर्ण होता ही नहीं है हमारी हिंदी में। इस आधार पर ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। अब देखो, ऑनलाइन में एक छात्र ने भेजा था, अब क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है तो वो वर्ण जब ऑनलाइन में बनाया तो ऐसे ना बना के किसी ने उसको फ बना दिया, तो आंसर भी यही दे रखा है, ठीक है, और किसी ने उसकी जगह भ लिख रखा है, आंसर भी यही दे रखा है। ऐसे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न अगर कहीं देखने को मिलते हैं उनको काट दीजिए, वो प्रश्न सही नहीं है, ठीक है। चलो अब इतना ही करती हूँ, फिर आगे कल की क्लास में करेंगे हम।